everyone. So far in this first chapter we have discussed about the states of matter and interconversion of states of matter and the properties of the particles of the states of matter. In our last class we studied about the effect of temperature on the state of matter, and we studied how the change in temperature actually changes the state of matter. How with the increase in temperature solid gets converted into liquid and liquids into gases and vice versa. Today in this class we are discussing the effect of pressure on the state of matter. As you all know, I already told you that the state of matter, whether it is solid or liquid or gas, is affected by two important factors. One is temperature and the second factor is pressure. टेम्परेचर के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया. आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर. प्रेशर कैसे मैटर के स्टेट को चेंज कर सकता है या कैसे अफेक्ट करता है. फाइन. फॉर दिस यू मस्ट नो दैट व्हेनेवर हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह से अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम उसके पार्टिकल्स को, जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स को क्लोजर ला सकते हैं. वाइल अप्लाइंग द प्रेशर व्हाट वी डू, वी ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर क्लोजर. उसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी है. इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक. आप 3 सिरिंजेस लीजिए. ठीक है, अगेन 1 2 3 और उन तीनों सिरिंजेस में पिस्टन लगी है. And these syringes are filled with air. ये एयर है, ठीक है, इसमें भी एयर है और इसमें भी एयर के पार्टिकल्स हैं. जब ये पिस्टन यहाँ तक है तो हमारी एयर अवेलेबल जो भी एरिया है उसमें स्प्रेड हो जाते हैं. सारे पार्टिकल्स एयर के यहाँ पर स्प्रेड हो जाएंगे. जैसे ही मैं इस पिस्टन को थोड़ा नीचे प्रेशर देके पुश करूँगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़े पास आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसको प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस किया. जब मैं और फर्दर कंप्रेस करूंगी, इफ आई हैव कंप्रेस द पिस्टन टिल हियर, इतना नीचे तक मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, तो ये जितने भी पार्टिकल्स थे वो उस प्रेशर अप्लाइड की वजह से और पास में आ जाएंगे. समझ में आया? और इसी वजह से हम किसी भी गैस को लिक्विड में या फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर. बट अकेला प्रेशर चेंज करने से इतने बड़े इफेक्ट्स नहीं आते. हमको प्रेशर और टेम्परेचर साइमल्टेनियसली चेंज करना पड़ता है. टू बी स्पेसिफिक, व्हेनेवर वी अप्लाई प्रेशर एंड वी रिड्यूस द टेम्परेचर, the gases or the gaseous state which are now having, the particles are having much space between them and less force of attraction, जब भी हम उनको प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, लोअर द टेम्परेचर, तो ये पार्टिकल्स पास आने लग जाते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है और वो गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं. ऐसे भी गैसेस होते हैं जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते, जो सिर्फ सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट या गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, आप सबने पढ़ा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सबने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर अप्लाई करके और लो टेम्परेचर्स पे, ठंडे टेम्परेचर पे कंप्रेस करते हैं तो उसके पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं एंड द गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड. और उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ड्राई आइस. क्या कहते हैं? ड्राई आइस. जैसे ही उस ड्राई आइस को हम ओपन करेंगे, है ना, वैसे स्टोर करने के लिए, ड्राई आइस को स्टोर करने के लिए हमें प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है. जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है, जो ड्राई आइस है, जो दिखने में आइस जैसी होती है, वो तुरंत गैस में कन्वर्ट होके उड़ने लग जाती है, वेपोराइज हो जाती है. समझ में आया? तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट इन केस ऑफ ड्राई आइस. ओके, उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है एंड द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्राई आइस. नाउ
इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर पढ़ने के बाद मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या हर बार जब भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो हम लोग को एक्स्ट्रा प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करना ही पड़ता है? क्या हमेशा सिर्फ टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने की वजह से ही स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है? क्या आपने कभी ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है जहाँ मैटर की स्टेट चेंज हो रही है अपने आप, हमने कुछ भी नहीं किया, ना हमने टेम्परेचर चेंज किया, ना हमने प्रेशर चेंज किया, लेकिन फिर भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया? कैन यू ऑब्जर्व और हैव यू ऑब्जर्व एनी सच एग्जाम्पल अराउंड यू? If yes, then very good. If no, then I must tell you. ऐसा सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जब भी किसी सरफेस पे पानी फैल जाता है या फिर वाटर स्पिल हो जाता है, या हम कई बार ग्राउंड वॉश करते हैं, टेरेस वॉश करते हैं, और तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो भी वाटर था वो धीरे धीरे ड्राई हो गया है और गायब हो गया है, सूख गया। So what happened? पानी सूख जाता है, उसका मतलब क्या होता है? When we wash our clothes, है ना, हम कपड़े गीले होते हैं, they are wet and then we keep them for drying. They get dry under sun after some time. तो कहाँ गया water? तो इन सब केसेस में क्या हो रहा है कि जो भी water था वो ऑटोमेटिकली अपने आप, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसको ड्राई होने के लिए रहने दिया। जब हम फ्लोर मॉप करते हैं तब भी ऐसा ही होता है, अपने आप फ्लोर ड्राई हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि वाटर अपने आप विदाउट अस मेकिंग एनी एफर्ट गेट्स इवेपोरेटेड। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी वाटर है और वेट सरफेस है वो ड्राई हो जाता है, इट बिकम्स ड्राई। और वो ड्राई क्यों हो रहा है? इट इज गेटिंग ड्राई बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। समझ में आया? जैसे तो हमने अभी पढ़ा था कि जब भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें उस लिक्विड को बॉईल करना पड़ता था, है ना? वी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर ओनली कि वी हैव टू बॉईल द लिक्विड। बॉईल होने के बाद जो लिक्विड होता है वो लेटेंट एनर्जी गेन कर लेता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लग जाते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एवरी टाइम वी डोंट हैव टू बॉईल द लिक्विड। जब हमने क्लोथ्स ड्राई किए, वेट क्लोथ्स, तो हमको उसे बॉईल नहीं करना पड़ा, ठीक है? फिर उसके बाद जब हमने फ्लोर मॉप किया या वाटर स्पिल हो गया कहीं पे भी, तो भी हमने बॉइलिंग फिनोमेना यूज नहीं किया, वी जस्ट लेट द सरफेस बी, है ना? एंड बिकॉज ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। फाइन। तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है कि एवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। बॉइलिंग के लिए, बॉइलिंग जो है एक बुल्क फिनोमेना होता है, बुल्क फिनोमेना। अगर हमें बॉइलिंग के केस में लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो ये सारे पार्टिकल्स को एक साथ बॉइलिंग पॉइंट अटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर ये सारे पार्टिकल्स, ठीक है, बुल्क में, मतलब ऑल ऑफ देम, अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स आर ऑल coming at a temperature of 100 degrees Celsius, then only boiling will occur and then only this liquid will convert into gas or water will convert into water vapor. Depends whatever may be the boiling point of the liquid. Water का boiling point 100 degrees होता है, कोई और लिक्विड होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, लेकिन वो लिक्विड उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉइल होकर गैस में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं बॉइलिंग और ये एक बुल्क फिनोमिनन है, मतलब सारे पार्टिकल्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और फिर गैस में कन्वर्ट होने का काम करते हैं। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? बट इवेपोरेशन में क्या होता है? तो इवेपोरेशन आपको याद रखना है कि ये एक सरफेस फिनोमिनन है। दैट वाज अ बुल्क फिनोमिनन, सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये एक सरफेस फिनोमिनन है। इसमें सारे पार्टिकल्स को एक साथ पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है,
मान लीजिए कि ये फ्लोर है, या फिर मान लीजिए कि उसमें एक कोई वेसल हमने रखा हुआ है और इस वेसल में बहुत सारा वाटर फिल्ड है, एंड यू नो व्हाट आर द पार्टिकल्स फिल्ड लाइक दिस, ठीक है। अब अगर इसमें इवेपोरेशन होना है तो सारे पार्टिकल्स एक साथ इवेपोरेट नहीं होंगे, ऑल ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू अटेन 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या होता है, सिर्फ सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये ऊपर वाले पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जितनी भी हीट है या हायर टेम्परेचर की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उस एटमॉस्फेयर की हीट को एब्जॉर्ब करके वो अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं, और पहले ये ऊपर वाली जो फर्स्ट लेयर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो पहले ऊपर की लेयर इवेपोरेट होगी, जब वो इवेपोरेट हो जाएगी फिर सेकेंड लेयर की बारी आएगी, वो इवेपोरेट हो जाएगी, उसके बाद सरफेस में क्या बचेगा, ये लास्ट लेयर, फिर ये भी इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन सब पार्टिकल्स एक साथ इवेपोरेट नहीं हो रहे, दैट इज व्हाई इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन बट बॉइलिंग इज अ बुल्क फिनोमेनन। बॉइलिंग के केस में सारे पार्टिकल्स एक साथ गैस में कन्वर्ट होने की ट्राई करते हैं एंड ऑल ऑफ देम अटेन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बट यहाँ सारे पार्टिकल्स एक साथ इतना हाई टेम्परेचर गेन नहीं करते। फर्स्ट द सरफेस पार्टिकल्स absorb the heat energy from the surrounding and get converted into gaseous state. This is called as evaporation and that is called as boiling. This is a very important question. Note it down. What is the difference between boiling and evaporation? ये question आता है और बिल्कुल आता है. So note down this. Note down the points. पहला point है वो bulk phenomenon है, ये surface phenomenon है. वहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है और यहाँ पर किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, बट द टेम्परेचर मस्ट बी लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्लियर? दिस थिंग इज ऑल्सो रिटन इन द बुक, बट मैंने जो डिक्टेट किया है आप वो करके 2 पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आफ्टर लर्निंग the difference between evaporation and boiling and after knowing what is actually evaporation, अब आपको पता है evaporation is a surface phenomenon. Evaporation is the change of liquid state into gaseous state at a temperature lower than the boiling point of the liquid. This is the definition of evaporation. अब हम पढ़ेंगे what are the different factors that affect the evaporation process. evaporation कभी कभी बहुत फास्ट हो जाता है और कभी एकदम धीरे धीरे होता है। सबसे सिंपल एग्जांपल, हम जब गर्मी के सीजन में देखते हैं तो पानी फटाफट ड्राई हो जाता है, क्लोथ्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन जब हम रेनी सीजन में देखते हैं तो सरफेसेस ड्राई इजीली नहीं होते, कपड़े सूखने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में ना तो वो जल्दी सूखते हैं ना वो बहुत टाइम लगाते हैं, वो मॉडरेट टाइम लेते हैं ड्राई होने के लिए। सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स एक्चुअली विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन? रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन कितना फास्टर हो रहा है या फिर कितना स्लोअर रेट पर हो रहा है with respect to time. Fine. So there are 4 factors which affect the rate of evaporation. These 4 important factors are surface area, temperature, humidity and the wind speed. As we talk about surface area, we know that जितना ज़्यादा surface area होगा उतने ज़्यादा molecules atmosphere के साथ contact में होंगे और उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी हमें क्लोथ्स ड्राई करने होते हैं या कोई भी चीज़ ड्राई अप करनी होती है तो हम कभी भी उसको क्रम्पल करके रख नहीं देते कि जब सूखना होगा सूख जाएगा। कोई भी चीज़ अगर ड्राई करनी है तो हम उसको स्प्रेड करके रखते हैं। क्लोथ्स भी ड्राई करने हैं तो हमको स्प्रेड करके उनको हैंग करते हैं। क्यों? स्प्रेड करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा सरफेस है उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे और ड्राइंग जो मेथड है वो फास्ट हो जाएगा। क्लियर? तो
सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होता है तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन फास्टर रेट पे हो जाएगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पर रख सकते हो, व्हेन वी ट्राई टू ड्राई वेट क्लोथ्स वी स्प्रेड देम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज द टेम्परेचर। अब एक जनरल सा ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी चीज़ अगर हमको ड्राई करनी है तो वो ठंडे टेम्परेचर पे जल्दी ड्राई होती है या गर्म टेम्परेचर पे जल्दी ड्राई होती है। हम सबको आंसर पता है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की। मान लिया कि ये हमारे सरफेस के पार्टिकल्स हैं, दिस इज द मैटर एंड दीज आर द पार्टिकल्स एट द सरफेस। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाले पार्टिकल्स जो हैं, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एंड वी नो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो स्टेट ऑफ मैटर जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस, दैट इज वाटर वेपर। फाइन, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर there is increase in rate of evaporation. Okay, because टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर जल्दी चेंज हो जाता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, दैट इज द इवेपोरेशन हैपेंस एट अ फास्टर रेट. नाउ कम्स द थर्ड एग्जांपल, दैट इज ह्यूमिडिटी, थर्ड फैक्टर which is affecting the rate of evaporation. Humidity के केस में what is actually humidity? Humidity is the amount of water vapor present in the air. हवा में जो नमी होती है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी कम है मतलब हवा में वाटर वेपर्स कम है, नमी कम है. ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब हवा में वाटर वेपर का अमाउंट भी ज़्यादा है. अब एयर के केस में क्या होता है, जब एयर के पास कम वाटर वेपर होता है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होने लग जाएगा और एयर उस इवेपोरेटेड गैस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है. लेकिन अगर एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर ज़्यादा है, क्योंकि एयर पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती, अगर उसके पास ऑलरेडी वाटर वेपर ज़्यादा है, दैट इज़ एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो फिर इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेट होके फिर वो वाटर वेपर जाएगा कहाँ. ठीक है, एयर में तो ऑलरेडी वाटर वेपर ज़्यादा ही है और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो हो जाता है. क्लियर? सो यू हैव टू नोट डाउन दैट विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी देयर इज अ डिक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है, वाइस वर्सा, अगर ह्यूमिडिटी एयर में बहुत कम है मतलब एयर ड्राई है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा. फाइन. समर्स में और यूजुअली जो ड्राई एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, वहाँ पर एयर बहुत ड्राई होती है और इसीलिए वहाँ इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है और चीज़ें बहुत जल्दी सूख जाती हैं, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. लेकिन जो वेट एरियाज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एनी एरिया विच रिसीव्स मोर रेनफॉल, और ड्यूरिंग रेनी सीजन के केस में भी क्या होता है कि एयर में ऑलरेडी बहुत सारा वाटर वेपर रहता है, क्योंकि रेनी सीजन है, एयर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. उस केस में हमारे कपड़े भी जल्दी ड्राई नहीं होते. वी हैव टू वेट फॉर 2-3 days टू गेट देम ड्राइड अप, और वी हैव टू कीप देम अंडर फैन और अंडर सन व्हेन द सन कम्स. So what are you getting here, that with increase in humidity, for example during the rainy season, the process of evaporation or the rate of evaporation slows down. Okay, they are inversely proportional to each other. Fine. After studying humidity, we come to the last factor that affects the rate of evaporation, that is the speed of wind. You must have observed
देन when it is a windy day, जब बहुत हवा वाला दिन है, बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, तब सब कुछ जल्दी ड्राई हो जाता है, कपड़े भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, जो भी चीज़ है वो ड्राइड अप हो जाती है। लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है तो इवेपोरेशन इतना जल्दी नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? तो वो समझाने के लिए अगेन हम पार्टिकल्स ड्रॉ करेंगे। मान लिया कि ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं, और ये हो रहा है एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। फाइन, बट व्हेन इट इज अ विंडी डे, तो जब हवा चल रही होती है तो क्या होता है, जैसे ही ये पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं, जो मूविंग एयर है वो तुरंत इन पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर चली जाती है। मतलब जो भी वेपर्स बने वो तुरंत मूविंग एयर के साथ रिमूव हो जाते हैं। एंड नाउ द न्यू एयर कम्स टू इवेपोरेट दीज न्यू पार्टिकल्स। तो जब भी विंडी डे रहता है, विंड की स्पीड ज़्यादा रहती है, तो इवेपोरेशन का रेट हायर हो जाता है, फास्टर हो जाता है। On the other hand, when the speed of the wind is low, or when the day is like there is no air moving or no wind coming, then the evaporation process slows down. Okay, so these were the 4 important factors which affect the rate of evaporation. This is a long answer question. What are the factors that affect the rate of evaporation? And this question is usually asked in exams, so please note it down with the answer. The next topic which we are going to cover is how does evaporation causes cooling effect. Again मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। गर्मी के सीज़न में आप लोग ने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग अपने शाम के वक्त या सुबह के वक्त क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर फ्लोरिंग में, टेरेस पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं। क्यों? वाटर स्प्रिंकल करने से क्या होता है, पानी वेस्ट ही हो रहा है, वो कुछ दो तो है ही नहीं है, खाली पानी छिटक रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। होता क्या है कि वाटर स्प्रिंकल करते हैं हम लोग, क्योंकि वाटर स्प्रिंकल करने से ठंडक बढ़ती है ना, शाम को ठंडा रहे, हमको बैठने में मज़ा आए, कूलिंग इफेक्ट आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं। बट व्हाट हैपेंस, ये ठंडा ठंडा क्यों लगने लग जाता है जब वाटर स्प्रिंकल करते हैं? द आंसर लाइज इन द लेटेंट हीट। ओके, जब भी हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं या कोई भी सरफेस पे वाटर रहता है या कोई भी लिक्विड रहता है, तो ये लिक्विड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में से जो भी हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाता है। अब हीट तो एब्जॉर्ब हो गई, हीट एब्जॉर्ब होगी तो कूलिंग इफेक्ट आएगा कि नहीं? सेम थिंग हैपेंस जब आप फ्रेशन अप होने के लिए फेस वॉश करते हो और फैन के नीचे जाके बैठ जाते हो, तो गीले मुंह के साथ जब आप पंखे के नीचे बैठते हैं एंड वी फील सो कोल्ड कि हाँ कितना ठंडा ठंडा लग रहा है, तो उस केस में ठंडा क्यों लगने लग जाता है? क्योंकि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके फेस पर हैं वो आपके फेस के सरफेस से, मतलब आपकी स्किन से हीट एब्जॉर्ब करके, जहाँ से ज़रूरत मिलेगी, जहाँ से उनको मिलेगी हीट, वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ के केस में उनको हीट हमारे स्किन के सरफेस से मिल रही है, तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाटर के हीट एब्जॉर्ब करके हमारी स्किन से और बॉडी से इवेपोरेट हो जाएंगे। अब हमारी बॉडी से हीट एवेपोरेट हो जाएगी या हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो हमें तो कूलिंग इफेक्ट फील होगा। सेम थिंग हैपेंस व्हेन समवन इज वेरी स्वेटी और पर्सपिरेशन अकर्स, जब बहुत पसीना आता है, व्हेन वी पर्सपायर या व्हेन स्वेट कम्स, और फिर जब हमको ठंडी हवा मिलती है या हम नॉर्मल हवा में बैठ जाते हैं, पसीना आया और पंखे के नीचे बैठ गए, तो बहुत ठंडी फीलिंग आती है, कूलिंग इफेक्ट आता है। व्हाई? बिकॉज द स्वेट मॉलिक्यूल्स इट कंटेन्स वाटर। स्वेट में मेजर कंपोनेंट क्या होता है, वाटर और सॉल्ट्स, ठीक है। अब जैसे ही ये स्वेट हम फैन के नीचे बैठते हैं और ये स्वेट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, और जैसे ही ऐसा होगा हमें कूलिंग सेंसेशन होता है। ओके, सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स व्हिच प्रूव दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ अर्दन पॉट का। अर्दन पॉट मीन्स
मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं, मिट्टी का पानी भरने का जो मटका होता है, पॉट होता है, जो भी सॉइल से बने हुए या अर्दन वेसल्स होते हैं, है ना। अब मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? हम नॉर्मल किसी मेटल के वेसल में पानी भर के रखेंगे तो इट विल नॉट बी कोल्ड ड्यूरिंग समर, बट समर सीजन में हम मिट्टी के मटके में पानी भर के रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। क्या होता है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनकी जो वॉल्स होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं। अर्दन पॉट्स में देयर आर मेनी टाइनी होल्स, क्योंकि वो सॉइल से बना है और सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस रह जाते हैं, ठीक है। अब जब हम उसमें वाटर फिल करते हैं तो आपको बाहर से पता पड़ जाता है कि मटका गीला है ना। क्यों? क्योंकि अंदर का जो वाटर है वो इन होल्स से होते हुए बाहर तक आता है और सराउंडिंग में मटके के बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होने लग जाता है। क्लियर? और जब सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब होने लग जाएगी तो ऑब्वियसली अंदर जितना भी वाटर है वो कूल हो जाएगा, सराउंडिंग कूल हो जाएगी एंड वी विल फील कोल्ड एंड द वाटर विल बिकम कोल्ड। This is the reason why we use earthen pots during the summer season or in hotter areas. Okay? These are a few more examples on the cooling effects of evaporation. As we studied कि क्यों cooling effect होता है evaporation से, क्योंकि जो भी particles होते हैं वो surroundings में से heat absorb कर लेते हैं as latent heat, ताकि उस लेटेंट हीट या हिडन हीट को वो एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में इवेपोरेट हो सके। समझ में आया? ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है जो सारे एग्जांपल्स पे अप्लाई होता है। आप इसको सारे एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स यहाँ पर बोर्ड पर लिख के दिए हैं विच यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक्स अंडर दिस सेक्शन। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। तो मैंने एक प्रॉपर प्रिसाइज आंसर आपके लिए फ्रेम यहाँ पर किया है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड और कूल। फाइन, तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। एसीटोन एक लिक्विड होता है। एसीटोन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेल पेंट रिमूवर्स आल्सो विच द गर्ल्स यूज एंड बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स में एसीटोन होता है। जैसे ही एसीटोन को हम हमारे पाम पे रखते हैं या फिंगर्स पे टच करते हैं वी फील वेरी कोल्ड। वाई? इतना कूलिंग इफेक्ट कैसे आ जाता है जैसे एसीटोन टच होता है? तो क्या होता है, एसीटोन इज अ वेरी वॉलेटाइल लिक्विड, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। थोड़ी भी हीट मिलती है और वो इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट या इवेपोरेशन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लेस है। तो जैसे ही एसीटोन हमारे पाम पे हम टच करते हैं या अप्लाई करते हैं, दैट एसीटोन क्विकली एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर पाम एंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड गेट्स इवेपोरेटेड। और इस हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से the heat is absorbed as a latent heat and thus we feel cool because हमारे हाथ से जो heat energy थी वो absorb कर ली एसीटोन ने, तो हमको cool लगता है हाथ में। heat चली जाएगी तो बचेगा क्या? टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा, सेंसेशन आएगा। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? दैट द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम or surroundings as latent heat and evaporate causing the palm to feel cool. Okay, there are 2 other examples from your textbooks. One example or one question it is asked that why should we wear cotton clothes in summer? Why should we wear cotton clothes in summer? Listen to the answer carefully. Okay, you may also pause the video or slow the speed and note down the answer. During summer we perspire more, हमको ज़्यादा पसीना आता है because of the mechanism of our body which helps to keep our body cool. We know that during evaporation particles of the surface of liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization. जितनी हीट एनर्जी लेटेंट हीट एनर्जी की जैसे रिक्वायर्ड है
या स्वेट को इवेपोरेट होने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए एज लेटेंट हीट, उतनी हीट स्वेट के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं या वेपोराइज हो जाते हैं, है ना। नाउ इसकी वजह से हमें कूलिंग सेंसेशन होता है, वी फील कूल। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, अब कॉटन बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है क्योंकि वो एक नेचुरल फाइबर है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, तो ये जो कॉटन का मटेरियल होता है, इट एब्जॉर्ब्स द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड देन एक्सपोजेस दिस स्वेट टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर, और हमारा जो स्वेट था वो कॉटन एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाता है, जिसकी वजह से वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है एंड वी फील कंफर्टेबल। बट if we are not wearing cotton clothes during the summer season, if we are wearing some synthetic materials like some nylon or polyester material, that material is not able to absorb sweat so much nicely from our body. और जो स्वेट है, इफ़ वी आर पर्सपायरिंग, द बॉडी विल पर्सपायर बिकॉज समर सीजन है और हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि बॉडी को कूल रखने के लिए बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि स्वेट के मॉलिक्यूल्स बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें कूलिंग सेंसेशन होता है। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है टू कीप द ऑर्गेनिजम्स बॉडी कूल ड्यूरिंग हॉट वेदर, ठीक है। लेकिन इफ वी आर वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स, दीज क्लोथ्स विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट स्वेट, और ये स्वेट फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो फिर वो इवेपोरेट नहीं होगा और कूलिंग सेंसेशन नहीं होगा हमें, एंड वी विल नॉट फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग द हॉट वेदर। क्लियर? नेक्स्ट, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? I repeat the question, you may note it down. Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? जब भी हम किसी भी ग्लास में, है ना, कोई भी मेटल का ग्लास ले लो, आप ग्लास का ग्लास ले लो, आप उसमें जब ठंडा पानी कोल्ड वाटर पोर करते हो और तुरंत थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि उसके बाहर भी वाटर की ड्रॉपलेट्स बनने लग जाती हैं। ये कैसे हो गया? अंदर का पानी बाहर कैसे चला गया? हाँ, ऐसा ग्लास में छेद तो थे नहीं, होता क्या है? फाइन, आई विल टेल यू। सपोज दिस इज द ग्लास या कोई भी वेसल जिसके अंदर हमने कोल्ड वाटर फिल किया है, उसके बाहर भी वाटर की ड्रॉपलेट्स बनने लग जाती हैं। तो इस केस में अंदर का पानी बाहर नहीं जाता है, बाहर जो एयर है उस एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, समझ में आई आपको? इस एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो अपनी हीट एनर्जी लूज करके या अपनी हीट एनर्जी इसको दे देता है। इनसाइड जो वाटर होता है वो सराउंडिंग में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो पानी धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। जब हम उसको बाहर रखते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लग जाता है। कैसे? क्योंकि वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करने लग जाता है। अब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो ठंडे होने लग जाएंगे क्योंकि उनकी हीट तो अंदर वाले पानी ने ले ली। जैसे ही वो ठंडे होने लग जाते हैं वो वाटर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, लिक्विड में, और यही लिक्विड हमको ड्रॉपलेट के जैसे दिखता है ऑन द वॉल्स, आउटर वॉल्स ऑफ द ग्लास और एनी कंटेनर विच इज फिल्ड विद कोल्ड सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड। ठीक है? सो विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी कंप्लीट दिस चैप्टर, और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपका होमवर्क क्या है? मैं आप लोगों को आई एम गोइंग टू सेंड यू द लिंक ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 1। होप आपके पास बुक होगी, और नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगी लिंक। आपको वो डाउनलोड करना है टेक्स्ट बुक, और उसमें से जो भी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करना है। बहुत से आंसर्स आपको टेक्स्ट में और मेरे एक्सप्लेनेशंस में ही मिल जाएंगे। आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स हियर, एंड इन केस इफ यू फेस एनी डाउट यू मे कॉल मी और टेक्स्ट मी, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे भी मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर्स, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। सेकेंड थिंग, अगर आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशंस चाहिए कि कब न्यू वीडियो अपडेट हो रहा है, तो यूट्यूब पे जिस चैनल पे आपको ये सारे वीडियोस मिल रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फाइन,
Thank you for watching and keep studying. Stay home, stay safe. Bye.